आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं सीएमओ डोडा मोहम्मद याकूब मीर, जिनसे हम जानेंगे कोविड को लेके, कोविड की वैक्सीनेशन को लेके आखिर क्यों डोडा में जो है अभी कोविड वैक्सीनेशन जो है बहुत कम देखने को हमें मिल रही है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन। थैंक यू। याकूब जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर डोडा में ही क्यों जो है वैक्सीनेशन हमें बहुत कम देखने को मिल रही है। नहीं, ओवरऑल जो हमारे पास इस वक्त वैक्सीनेशन चल रही है वो हमारे पास पहले 19 सेशन साइट्स थे वैक्सीनेशन के। इसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि हमें इसमें जो डाटा होता है वो बेनिफिशरीज़ का अपलोड करना पड़ता है पोर्टल पे, उसी के हिसाब से हमें वैक्सीन देनी पड़ती है। तो अब हमने अपने जितने भी हमने वैक्सीनेशन साइट्स हैं वो तमाम ब्लॉक्स में हमने बढ़ा लिए हैं और डोडा टाउन में भी हमने अपनी वैक्सीनेशन साइट्स बढ़ाए हैं ताकि वहाँ से उनकी आईडी जनरेट हो और आईडी जनरेशन के बाद वहाँ से जो वैक्सीनेटर का नाम भी आता है और आईडी जनरेशन होती है, उसके बाद वहाँ पे वो अपलोडिंग होता है डाटा। अपलोडिंग होने के बाद ही हम वैक्सीनेशन देते हैं, क्योंकि ये डाटा जो है वैक्सीन जो है अभी सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है अबव 45, तो इसीलिए हम जो वैक्सीनेशन है अबव 45 ही स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमें 18 से 45 के बीच में जो लोग हैं उनको नहीं हमें वैक्सीन दे रहे हैं। सर, उसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी कितने जो है कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स डोडा में हमें देखने को मिले। हाँ, आपको तो डोडा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ, डोडा डिस्ट्रिक्ट में तो हमारे 19 वैक्सीनेशन सेंटर थे, लेकिन अब इनको हम बढ़ा के हमने इनको कम से कम 40 कर दिया है, जिससे हमने एडमिनिस्ट्रेशन से हमने टीचर्स लिए हैं और रहबरे खेल जो एम्प्लॉयज़ थे वो लिए हैं। वो इसलिए लिए हैं कि हमारे पास स्टाफ जो था, हमें स्टाफ की कमी थी जो कि अपलोड डाटा करते थे, हमें अपलोडेशन में प्रॉब्लम आती थी। अब हमने डी साहब ने हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें फुल सपोर्ट करते हैं, ऐसे भी किए और फिर हमें उनने डाटा प्रोवाइड किए, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है जो अपलोडेशन ऑफ डाटा करेंगे वो प्रोवाइड किए और अब हमारा स्पीड पकड़ रहा है। यानी जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जैसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर अभी भी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, क्या वहां की जो PICs है वहां पर भी सेंटर रखे गए हैं? हम तो सेंटर वैक्सीनेशन जो होती है इसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। वैक्सीनेशन जब हम करते हैं तो हमें वहाँ पे, क्योंकि जो भी चीज़ आप देते हो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, और खुदा न खास्ता हमारे फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो और वहाँ पे हम वैक्सीन दे दें और इन मीन टाइम कोई वहाँ पे एडवर्स इवेंट हो, थोड़ा सा बुखार आ जाए या चक्कर आ जाए और वहाँ पे लोगों में एक दहशत सी फैल जाए जिसकी वजह से हमें पूरी वैक्सीनेशन का सिस्टम बंद करना पड़े, तो उस हिसाब से हम ये नहीं चाहते कि इससे ऐसा कोई अनटोवर्ड एक्सीडेंट हो जिससे हमारी वैक्सीनेशन पे, जनरल पब्लिक पे इफ़ेक्ट पड़े, जिसकी वजह से एक र्यूमर फैले पूरे डिस्ट्रिक्ट में कि फ़लानी जगह जी किसी को चक्कर आया वैक्सीन से या और कोई आया। तो हम वो नहीं चाहते कि हम जहाँ पे भी वैक्सीन करेंगे वहाँ पे हम थ्रू प्रॉपर प्रोटोकॉल करेंगे, जिसमें हम डॉक्टर होगा, हमारे AFI किट्स होंगी और हमारे पास वहाँ 3 रूम्स होंगे। एक रूम जो होगा वेटिंग होगा, एक जो होगा वैक्सीनेशन होगा और तीसरा रूम जो होगा वो ऑब्जर्वेशन रूम होगा कि आफ्टर वैक्सीनेशन वी हैव टू कीप द बेनिफिशियरी अप टू 30 मिनट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो ऐसी नौबत ना आ जाए कि हमें फिर लेने के देने पड़ जाए। सर, लेकिन अगर जैसा आप बोल रहे हो कि ऐसा हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से तो वैक्सीनेशन बहुत कम अभी देखने को हमें मिल रही है, क्योंकि अगर बात करें पॉपुलेशन को लेके तो यहाँ की बात करें लाखों के हिसाब से यहाँ पर पॉपुलेशन है, तो किस तरह आप कवर कर पाएंगे कि अगर आने वाले टाइम में केसेस यहाँ पर? देखो, इस वक्त जो हमारी पॉपुलेशन जिस पॉपुलेशन को हमने टारगेट करना है वो हमारे पास डायरेक्ट पॉपुलेशन है अबव 45 और उसकी जो परसेंटेज हमारे पास है वो 23% लोग जो होते हैं हमारे अबव 45 जो होते हैं वो 32% लोग हैं। उसमें से भी हमने कम से कम 40,000 लोगों को अभी तक वैक्सीन की है। फ्रॉम यकम अप्रैल, एक महीने में हमने 40,000 लोगों को वैक्सीन दी है अबव 45। दैट मीन्स वन इन द मंथ ऑफ मई वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट 80 or 90,000 पॉपुलेशन। तो वी आर गोइंग टू अचीव द टारगेट इन द मंथ ऑफ मई। सर, उसके अलावा 1 मई से कहा गया था कि जो 18+ है उनको भी वैक्सीनेशन होगी, लेकिन ऐसा अभी देखने को नहीं मिला है। हाँ। तो आखिर क्या वजह है? ये वजह ये है कि हमारे पास जो वैक्सीन आई थी पहले अबव 45 हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स, वो हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वैक्सीन आ रही थी। और उसके बाद जो वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया कि वैक्सीन हम जो दे रहे हैं फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर एंड अबव 45 कि जो भी लोगों को वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैक्सीन प्रोवाइड कर ली, लेकिन जो बाकी वैक्सीन अबव 18 to 44 जो वैक्सीन आ रही है वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट ने एक बाज़ाब्ता परचेजिंग सप्लाई आर्डर दे दिया है। वहाँ से जब वैक्सीन यहाँ पे आएगी और जब वो वैक्सीन हमारे पास पहुँचेगी उसके बाद हम उस वैक्सीन को लगाने का काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस वैक्सीन में हम
उन बच्चों को या उन लोगों को वैक्सीन नहीं दे सकते हैं जो कि यहाँ की लोकल गवर्नमेंट, यूटी की गवर्नमेंट का एक फ़र्ज़ है कि वो उनने जो सप्लाई आर्डर दिया है वो सप्लाई जब हमारे पास अवेलेबल आएगी और गवर्नमेंट हमारी अनाउंस करेगी कि आपकी वैक्सीन आ गई है और हमारे पास कोल्ड चेन में पहुंचेगी, फील्ड में पहुंचेगी, उसके बाद वो वैक्सीन हम लगाना शुरू करेंगे। और उससे पहले ये कि लोग जो 18 से 45 साल के 44 साल के बीच में हैं वो अपने आप को कोविड जो लिंक है, ऐप है cowin.government.in पे जाके या आरोग्य सेतु जो ऐप है वहाँ अपने आप को रजिस्टर करके अपने स्लॉट में जमा हो जाएं और जब भी टाइम आएगा तो वो अपनी वैक्सीन इन टाइम ले सकते हैं। कितने दिनों बाद लगभग वो अपनी वैक्सीन लगा पाएंगे? कुछ डेट वगैरह होगी उसकी? अभी तो जब हमारे पास अभी हमें कुछ डेट्स नहीं आई, यानी 1 मई से जो कहा गया था वो सिर्फ कहा गया था रजिस्ट्रेशन करने, रजिस्ट्रेशन, दैट इज ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन। जब हमारे पास, और ये में वॉक इन इसमें कोई नहीं होगा कि कोई आए बाहर से मुझे वैक्सीन लगाओ। इसमें यही आपकी माध्यम से मैं आम लोगों से ये अपील करूँगा और जो भी 18 से 45 साल के वो उस ऐप पे जाएँ cowin.government.in पे और अपने आप को रजिस्टर करें। वहाँ सिंपल है, जाके वहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा, OTP के बाद उसका डॉक्यूमेंट होगा, उसका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ होगा वो उसमें डाल दीजिएगा। उसमें आइडेंटिटी प्रूफ डाल के बाद वेरीफाई होगा और वो वहाँ स्लॉट में होगा। सर अभी कुछ टाइम पहले ये भी लोगों का कहना था कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है अभी। हो सकता है कि लोड हो, पोर्टल पे इतना ज़्यादा लोड हो कि पूरे इंडिया की 1 अरब 30, 35, 40 करोड़ लोग हैं जो इस ऐप को इस वक्त इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो इसमें लोड पड़ रहा होगा जिसकी वजह से जो हमारी पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। उसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड के केसेस जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो किस तरह आप तैयार हैं? कितने कोविड सेंटर जो है अभी अवेलेबल है यहाँ पर? कितने बेडिंग का प्रॉपर इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है? हमारे पास लास्ट ईयर की तरह इस साल भी इंतज़ाम वही है, क्योंकि जो हमारे हेल्थ साइड से हमारे 3 कैटेगरीज़ के इसमें हॉस्पिटल होते हैं जो हमें स्पेशली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट के लिए होता है। एक तो डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल होता है जो कि हमारा जम्मू में है, दूसरा हमारा DCIC होता है जो कि डेजिग्नेटेड कोविड हेल्थ केयर होता है जो हमारा GMC डोडा होता है और तीसरा हमारा CCC है जो कोविड केयर सेंटर है। कोविड केयर सेंटर हमारे पास जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में कम से कम 10 कोविड केयर सेंटर हैं जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ हम माइल्ड पेशेंटों को ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन होते हैं जहाँ के लोगों को रखा जाता है। उसके बाद हमारे पास उन लोगों को इस साल रखा जाएगा जो बाहर से आएंगे और जिनके पास यहाँ कोई रहने का इंतज़ाम नहीं होगा, उनका क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। दूसरे वो लोग हैं, दूसरा हमारा इसमें गाइडलाइन जो है कि जितने भी पॉजिटिव केस आते हैं अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं तो उनको होम आइसोलेशन पे करके हमने एक डिस्ट्रिक्ट में कोविड सेल बनाया CMO ऑफिस में, जहाँ से हमको डेली फ़ोन कॉल करते हैं कि उनकी सैचुरेशन का क्या हाल है, उनको फीवर तो नहीं हो रहा है, उनको दूसरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। इन केस दे से दैट वी हैव सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम, ब्रेथलेसनेस हो रही है, फीवर ज़्यादा चल रहा है या मुझे सैचुरेशन मेरी डिप हो रही है, तो हम तुरंत उसी वक्त अपनी एम्बुलेंसेस अपने पूरे उस एरिया में भेज के उस पेशेंट को उठा के अपने हॉस्पिटल में एडमिट करा लेते हैं। सर देखने में ये भी आ रहा है कि अभी भी जो है केसेस दिन ब दिन, अगर हम आज की भी बात करें लगभग 42 केस आज भी आए हुए हैं, तो जो केसेस आ रहे हैं ये दिन भर मतलब एक दिन में कितनी टेस्टिंग प्रॉपर यहाँ पर होती है अभी? हमारी तो टेस्टिंग 2 तरह की टेस्टिंग होती है, एक रैपिड होता है, एक RT-PCR होता है। RT-PCR के ज़रिए हम जो होते हैं वो हमारा 2 दिन के बाद रिज़ल्ट आता है, लेकिन हमारा जो एक्टिव जो होता है हमारा RT-PCR से जो हमारा रैपिड रैट जिसको हम बोला करते हैं, जिसका हमें इंस्टेंट विद इन 10 मिनट हमारा रिज़ल्ट मिलता है, वो हम तमाम जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं या कम्युनिटी में जैसे हमारे हो गए सब्ज़ी वाले हो गए या जनरल मर्चेंट हो गए और ये बार्बर शॉप्स हो गए, उनको भी टेस्ट कर लेते हैं, तो हॉस्पिटल में हम कर लेते हैं। तो जो भी हम इंस्टेंट कर लेते हैं, रैपिड कर लेते हैं, तो उसका रिज़ल्ट उसी वक्त आ जाता है। तो उन पेशेंट्स को उसी वक्त होम आइसोलेशन पे भेजा जाता है। अगर उनको CRT या डिजीज़ ज़्यादा होगी तो हम उनको एडमिट कर लेते हैं। तो इसमें हमारा ये है कि जितने भी पेशेंट आ रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं और लगता है कि केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम जितने ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतने ज़्यादा केस निकलेंगे। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो बदरवा हो, डोडा हो, और हर लेवल पे PHC लेवल से भी जहाँ भी पेशेंट आता है उसको पहले टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसको डॉक्टर से एग्जामिनेशन या चेकअप के लिए भेजा जाता है। सर उसके अलावा आज की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या लोग जो है खुद से आ रहे हैं आज भी टेस्ट कराने? लोग टेस्ट करने के पहले दिनों से आज कम टेस्ट हो रही है या ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं? नहीं, आज तो फर्स्ट डे ऑफ लॉकडाउन का है, इसलिए तो आज शाम को पता चलेगा कि हमारे टेस्ट कितने हुए। टेस्ट तो नेचुरली कम होंगे, क्योंकि
जब तक पेशेंट कहीं हॉस्पिटल में नहीं आएगा या कहीं और हमारे हेल्थ केयर सेंटर में नहीं आएगा तभी जाके टेस्ट होगा। अगर लॉकडाउन है, लोग घरों के अंदर हैं, तो घरों के अंदर तो नहीं जा सकते हैं कि आप अपना टेस्ट कराइए। हम वहीं जहाँ पे लोग होंगे वहाँ पे जा सकते हैं हम, लेकिन इंडिविजुअल घर में तो किसी के अंदर तो नहीं जा सकते कि आइए जी आप अपना टेस्ट कराएं। हमें तो स्पेसिफिक फील्ड होता है, सपोज हमारे हॉस्पिटल हैं, सब सेंटर हैं, PICs हैं, UHTCs हैं, मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे लोग आएँ और थोड़ा सा उनको बीमार हों तो उनका वहाँ पे रैपिड भी हो सकता है और RT-PCR भी हो सकता है। सर उसके अलावा हाल ही में देखने आया था कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो यहाँ पर बनने को अभी आ रहा था वो भी अभी मतलब डिले हो रहा है, उसका अभी वो मतलब तैयार बिल्डिंग उसकी नहीं हुई है। उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट जो यूनिट्स उनके लिए आने थे, थर्ड पार्ट जो है उनका यहाँ से वापस चला गया। तो ये आखिर किस तरह की नाकामी यहाँ पर दिख रही है? नाकामी नहीं है, देखो इतने जल्दी में कि यकम 1 महीने के अंदर अंदर फरवरी या मार्च के महीने में हमने ऑक्सीजन मनीफोल्ड स्टार्ट किया था यहाँ पे, और विद इन 1 मंथ हमारे जो यहाँ पे मनीफोल्ड हमारा जो है GMC में 270 बेडेड को हमने बेड साइड ऑक्सीजन पहुँचा दी मनीफोल्ड के थ्रू। यानी हमें वो नहीं है कि हम पेशेंट के पास सिलेंडर ले जाएं फिर उसको चेंज करें। अब हमारे पास मनीफोल्ड बना है जिसमें सिर्फ हम सिलेंडर लगा के चेंज कर सकते हैं और हम पेशेंट के बेड साइड पे उसको वो ऑक्सीजन पहुँचा सकते हैं। उसके साथ उसके सक्शन भी है, उसके एयर भी, हम तीनों चीज़ें हमने वो विद इन 1 मंथ से 1.5 महीने के अंदर हमने पूरे हॉस्पिटल को फुली इक्विप्ड कर दिया विद मनीफोल्ड। अब सवाल रहा जनरेशन प्लांट का। जनरेशन प्लांट की बिल्डिंग भी हमने 1 महीने पहले बनाना शुरू कर दी और विद इन 1 मंथ आप देखोगे कि आप आज वहाँ पर जाओगे तो पूरी हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा सिर्फ वहाँ पे जो है मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो हमने वहाँ पे लगाना है, उस वक्त जनरेशन ऑफ प्लांट होगी और जनरेशन ऑफ ये जो ऑक्सीजन होगी, और फिर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत बाहर से लाने की कम पड़ेगी क्योंकि हमारी ऑक्सीजन 3,000 लीटर पर मिनट हमारी ऑक्सीजन वहाँ जनरेट होगी। तो विद इन उम्मीद है कि 20 से 25 दिन के अंदर अंदर हमारा ऑक्सीजन प्लांट जनरेशन प्लांट कम्प्लीटली फंक्शनल हो जाए। सर उसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड की महामारी काफ़ी टाइम से यहाँ पर चल रही है, तो पहले से ही ये इंतजाम क्यों नहीं किए गए यहाँ पर? देखो इसका महामारी का जो इंतज़ाम का आप बोल रहे कि यहाँ इंतज़ाम नहीं हो रहा था। लास्ट ईयर भी हमने यहाँ पे इस महामारी से जूझ रहे हैं, 1 साल 1.5 साल से हम जूझ रहे हैं, लेकिन हर चीज़ को बनाने में टाइम लगता है। अगर किसी चीज़ को, जो चीज़ हमारे जहन ख्वाब में भी नहीं था कि हमारे यहाँ किसी वक्त कोविड का ये कोरोना वायरस आएगा और इस किस्म की महामारी होगी या इस किस्म, तो जब किसी चीज़ का कहीं पे कुछ हो जाता है तो उसके बाद ही उस पर काम करना शुरू हो जाता है। अब पहले ही किसी चीज़ को वहाँ पे काम शुरू करना, जो चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो हमारे पास पहले आज से 70 या 75 साल पहले जो था कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करते थे और उन ऑक्सीजन सिलेंडर को पेशेंट, मैं कुछ टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, लगभग पिछले साल, तो कोविड का पूरा साल ऐसे रहा, तो बीच में जो गैप रहा जिस दौरान मतलब कोई भी टेस्टिंग नहीं हुई, तो उस दौरान ये सब चीज़ें क्यों नहीं देखी गई? इसमें अगर ये चीज़ें नहीं हुई होती तो आज काम शुरू नहीं हुआ होता। हर एक काम को शुरू करने के लिए उसकी कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, DPR तैयार करने होते हैं, फंड सेंक्शन करने होते हैं, फंड्स आने होते हैं, फंड्स रिलीज़ करने होते हैं कंसर्न एजेंसीज़ को, कंसर्न एजेंसीज़ ने आगे सप्लायर्स को ऑर्डर देने होते हैं, टेंडर्स करने होते हैं, कि एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू हमें गुजरना पड़ता है। और तब भी हमने 1-6 महीने के अंदर अंदर ये तमाम हमने जो हमारे पास ये जो पूरा काम था, इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ थी पूरी कर ली और विद इन 6 मंथ हमने इसको कंप्लीट कर दिया। सर आखिर में मेरा सवाल रहेगा कि अभी हाल ही में हम मेडिकल कॉलेज से होके भी आए, तो वहाँ पर कुछ लोग काफ़ी परेशान थे गोल्डन कार्ड को लेके कि उनको प्रॉपर दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ दवाइयों को लेके, तो काफ़ी मतलब एक्सपायर भी दवाई हो रही है लेकिन लोगों को नहीं दी जा रही, तो आखिर क्या वजह रह रही है? देखो इसमें कि गोल्डन कार्ड जो है, गोल्डन कार्ड पे ट्रीटमेंट फ्री हो रहा है। जिस फैमिली का गोल्डन कार्ड बनेगा, जो BIS पे जाएगा, रजिस्टर होगा उसका। नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि कार्ड तो बने हैं उनके, लेकिन कार्ड पे डॉक्टर वहाँ से लिख के उनको दे रहे हैं कि ये दवाई आप बाहर से ले लो। अगर उनके गोल्डन कार्ड बने हैं तो फिर क्यों उनको दवाई? लेकिन वो जो है, ये मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है कि डॉक्टर एक पेशेंट का जिसके पास गोल्डन कार्ड हो और उसको वो बाहर की दवाई लिखना है, क्योंकि मैं भी 1 साल मेडिकल स्टूडेंट रहा, मैंने भी वहाँ गोल्डन कार्ड पे काम अभी हम वहाँ से देख के आए कभी हम, लेकिन मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है कि एक डॉक्टर ऐसे किसी पेशेंट को
बोल रहा है, अगर बोल रहा है तो वो इलीगल है, दैट इज़ नॉट लीगल। मैसेज लोगों का मैं यही मैसेज तमाम लोगों को एज पर जिसके पास गोल्डन कार्ड हो, चाहे वो सेहत का हो या वो दूसरा गोल्डन कार्ड हो, तो जिसके पास भी गोल्डन कार्ड है तो वो किसी भी सूरत में कोई भी मेडिसन ज़ीरो एक्सपेंडिचर पे उसका खर्चा हॉस्पिटल बर्दाश्त करेगा। कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, यानी उसका पेपर का खर्चा भी नहीं उसको देना पड़ेगा। ये तो गाइडलाइन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि अगर हमारे पास एक पेशेंट एडमिट है और उसके पास गोल्डन कार्ड है, तो अगर हम उसको बाहर से मेडिसिन मंगाते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग गोल्डन कार्ड, तो उसके लिए तो हम जुर्मदार हैं फिर कि हम उसको क्यों उसके जो गाइडलाइन के उल्लंघन कर रहे हैं हम। दैट इज़ अगेंस्ट द रूल एंड लॉ मीन दैट अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। जी, तो आखिर में सर आपका क्या मैसेज रहेगा जो लोग अभी भी खुद से बाहर नहीं आ रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन को लेकर, अभी भी डर है लोगों के बीच में कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद पता नहीं क्या होगा, तो उनके लिए आखिर में क्या मैसेज रहेगा? देखें, मैं आपकी वसादत से और इस चैनल की वसादत से तमाम लोगों को यही अपील करूँगा कि आप आइए, जहाँ भी आपकी टर्न है, आप अपनी टर्न, अब 45 इस वक्त चल रहा है, आप अपने नज़दीकी केंद्र पे जहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है आप आइए और अपने आप को वैक्सीनेट कराइए। ऐसा ना हो कि बाद में देर हो जाए, कि हमारे पास एक ही हथियार है इस वक्त जो हमें बचा सकता है, वो है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन जो है वो अगर इन केस किसी को वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो देयर आर लीस्ट चांस कि वो सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ उतनी नहीं होगी जितना एक नॉन वैक्सीनेटेड लोग को होगा। और नॉन वैक्सीनेटेड लोग अभी तक जो देखा गया है, नॉन वैक्सीनेटेड को जिनको भी हमने वैक्सीन की है उनकी मोर्टेलिटी रेट 0 अभी तक आई है। और जितना भी सीरियस नेचर का लॉन्ग इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो उन लोगों को हो रहा है जो कि अनइम्यूनाइज्ड हैं। और ये जो वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन जो है वो किसी भी म्यूटेंट के ख़िलाफ़, किसी भी वायरस, कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ अच्छा इसका रिस्पांस है। और तमाम लोगों से ये वो एक बार फिर अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाहर आइए और अपने अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को बचाइए और ख़ुद पहले वैक्सीन लगवाइए, ताकि आप अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपनी कम्युनिटी को और अपनी सोसाइटी को और अपनी कंट्री को सेव करेंगे। हम इस महामारी से अपने आप को बचा सकेंगे। शुक्रिया। तो आपने देख लिया क्या कहना था सीएमओ डोडा याकूब मीर का। तो हम भी हमारे माध्यम से उम्मीद करते हैं जिन लोगों ने भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई है वो आए प्रॉपर बाज़ाब्ता और यहाँ पर वैक्सीनेशन कराइए। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।